Hello and welcome to another very interesting session of thermodynamics, which is first law of thermodynamics for an open system. अभी तक बच्चों हमने क्लोज सिस्टम के बारे में पढ़ा, फर्स्ट लॉ अप्लाइड फॉर द क्लोज सिस्टम, एंड नाउ वी विल बी डीलिंग विद द फर्स्ट लॉ फॉर द ओपन सिस्टम. राइट. Now what actually is the open system? Open system, closed system के बारे में हमने पढ़ा. Closed system is the system of fixed mass. ऐसा सिस्टम जिसमें मास फिक्स रहता है, mass does not flow. That particular system is called as the closed system. The energy can flow but mass cannot flow. और open system किसको बोलते हैं हम? The system in which both energy as well as mass is flowing. For example, this particular system. ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है, this is an open system because mass is continuously flowing in. Let's suppose m1 mass is continuously flowing in and m2 mass is continuously leaving from this particular system. Now you may say, how can we define the boundaries? कि बाउंड्री डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? We consider a control surface. एक surface हम ऐसा कंसिडर करते हैं such that mass is continuously getting in, mass is continuously getting out of that particular surface, energy is continuously getting in and energy is continuously getting out of that particular surface. उस surface को हम क्या बोलते हैं? That particular surface is known as the boundary. उसी को हम boundary बोलते हैं या फिर उसी को open system में कहा जाता है control surface. How this clear? Yes, ठीक है. और ओपन सिस्टम में बिकॉज द मास इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग, तो जो प्रोसेस जो होती है, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फ्लो प्रोसेस. दिस द प्रोसेस इन द ओपन सिस्टम इज कॉल्ड एज द फ्लो प्रोसेस. व्हाई फ्लो प्रोसेस? बिकॉज मास इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग. जो क्लोज सिस्टम में जो प्रोसेस होती है दैट इज नॉन फ्लो प्रोसेस. ओपन सिस्टम में जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड एज द फ्लो प्रोसेस. यस, ठीक है. नाउ दिस पर्टिकुलर मास m1, जो मास हम m1 की बात कर रहे हैं, दिस मास m1, और मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने एक डॉट लगाया है. सो दिस एक्चुअली इज द मास फ्लो रेट. यहाँ पर हम मास फ्लो रेट की ही बात करेंगे. यहाँ डायरेक्टली हम मास की, बिकॉज मास कोई फिक्स तो है नहीं, है ना. क्लोज सिस्टम जब आप देखते हैं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जब आप देखते हैं, वहां पर मास आपका फिक्स रहता है ना. यहाँ पर आपका मास फिक्स नहीं है. ओके, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ कंट्रोल वॉल्यूम स्टडी. इसको आप कंट्रोल वॉल्यूम स्टडी बोलते हैं क्योंकि ये आपका कंट्रोल वॉल्यूम है. आपके जो बाउंड्री है, जो कंट्रोल सरफेस है, उसके अंदर की जो वॉल्यूम कहलाती है दैट इज कॉल्ड एज अ कंट्रोल वॉल्यूम. और इसी की स्टडी हम इसमें करते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम करेंगे. ठीक है. तो मास की मैं बात कर रहा था. मास जो रहता है, दिस मास इज नथिंग बट द मास फ्लो रेट. मास फ्लो रेट इज नथिंग बट द चेंज इन मास पर यूनिट टाइम. ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, मतलब कितने पर सेकंड में कितना मास फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ मास फ्लो रेट. गेटिंग दिस? सो जो इनलेट मास फ्लो रेट है दैट इज लेट्स सपोज m1, और जो आउटलेट मास फ्लो रेट है, या dm1/dt बोल दो, और जो आउटलेट मास फ्लो रेट है दैट इज एक्चुअली m2 और dm2/dt. ठीक है. मैं जब भी यहाँ पर डॉट लगाता हूँ, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि मैं मास फ्लो रेट की बात कर रहा हूँ, ना कि मास की बात कर रहा हूँ. आई होप दिस क्लियर? यस, ठीक है. सिमिलरली इसमें एनर्जी भी फ्लो हो रही है. लेट्स सपोज कंटिन्यूअसली E1 अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंटिन्यूअसली गेटिंग इन, E1 एनर्जी इज कंटिन्यूअसली गेटिंग इन एंड E2 एनर्जी इज कंटिन्यूअसली गेटिंग आउट. ठीक है. तो सेम चीज आप एनर्जी में भी लिख सकते हैं. E1 इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट dE1/dt एंड E2 इज व्हाट? dE2/dt. ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट द मास फ्लो रेट एंड एनर्जी फ्लो रेट. यस, ठीक है. नाउ व्हाट विल बी द मास एक्यूमुलेशन? अब मास एक्यूमुलेशन का मतलब क्या हुआ? इसमें कंटिन्यूअसली m1 मास अंदर जा रहा है, m2 मास इसमें से कंटिन्यूअसली लीव हो रहा है. ओके, सो मास एक्यूमुलेशन, कितना मास इसमें एक्यूमुलेट हो रहा है? टोटल मास एक्यूमुलेटेड इनसाइड कंट्रोल वॉल्यूम, टोटल मास एक्यूमुलेटेड. ओके, कितना मास एक्यूमुलेट होगा? m1 मास अंदर गया, m2 मास बाहर आया, यानी कि जो उसका डिफरेंस है m1 माइनस m2 दैट इज स्टोर्ड इनसाइड दिस कंट्रोल वॉल्यूम. कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर ये आपका m1 माइनस m2 मास जो है वो एक्यूमुलेट हो गया. गेटिंग दिस? सिमिलरली एनर्जी, टोटल एनर्जी एक्यूमुलेट कितनी हो जाएगी आपकी? टोटल एनर्जी एक्यूमुलेटेड इज नथिंग बट E1 माइनस E2. यस, ठीक है. मास एक्यूमुलेशन हमने क्या देखा? m1 माइनस m2 एंड एनर्जी एक्यूमुलेटेड इज E1 माइनस E2. अब दिस क्लियर? ठीक है. या फिर आप लिख सकते हैं dm/dt, टोटल मास एक्यूमुलेटेड इज इक्वल टू dm1/dt माइनस dm2/dt. ठीक है. और एनर्जी एक्यूमुलेशन के लिए क्या हो जाएगा? dE/dt
इज इक्वल टू डी ई वन बाय डी टी माइनस डी ई टू बाय, क्लियर, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर फ्लो प्रोसेस, जिस फ्लो प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, दिस फ्लो प्रोसेस कैन बी ओके, दिस फ्लो प्रोसेस कैन बी ईदर अ स्टडी फ्लो प्रोसेस, ये फ्लो प्रोसेस क्या क्या हो सकती है, या तो ये एक स्टडी फ्लो प्रोसेस हो सकती है, या फिर ये एक अनस्टडी फ्लो प्रोसेस हो सकती है। बेसिक टर्मिनोलॉजीज है ओपन सिस्टम की, पता रहनी चाहिए आपको, ठीक है। क्या बताया मैंने सबसे पहले, ओपन सिस्टम आपको बताया, ओपन सिस्टम की जो प्रोसेस होती है दैट इज अ फ्लो प्रोसेस बिकॉज मास इज कंटिन्यूअसली फ्लोइंग, ठीक है। हमने एनर्जी एक्यूमुलेशन देखा E1 माइनस E2, हमने मास एक्यूमुलेशन देखा M1 माइनस M2, यस, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर फ्लो प्रोसेस कैन बी ईदर अ स्टडी फ्लो प्रोसेस और इट कैन बी एन अनस्टडी फ्लो प्रोसेस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस स्टडी फ्लो प्रोसेस एंड अनस्टडी फ्लो प्रोसेस? इन द स्टडी फ्लो प्रोसेस किसको बोलेंगे? वेयर देयर इज नो मास एक्यूमुलेशन, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, जितना मास फ्लो रेट इनसाइड है उतना ही आपका मास फ्लो रेट आउटसाइड है। यानी कि स्टडी फ्लो प्रोसेस में आप क्या बोल सकते हो, टोटल इनसाइड मास, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इनसाइड मास इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ आउटसाइड मास। जितना मास आपका अंदर जा रहा है, जितना मास आपका अंदर जा रहा है उतना ही मास आपका बाहर निकल रहा है। मास की जब मैं बात कर रहा हूँ वैसे आई एम टॉकिंग ऑफ मास फ्लो रेट, हर जगह मैं मास फ्लो रेट नहीं बोलूंगा, ठीक है। जितना मास आपका अंदर जा रहा है, मास फ्लो रेट जितना इनसाइड है, मास फ्लो रेट इन जितना है उतना ही मास फ्लो रेट आपका आउटसाइड है। पर सेकंड में कितना मास एंटर हो रहा है उतना ही मास पर सेकंड में आपका बाहर होगा। तो ऑब्वियसली व्हेन m1 इज इक्वल टू m2, जब आपका m1 इज इक्वल टू m2 होगा तो ऑब्वियसली आपका जो मास एक्यूमुलेशन होगा which is m1 minus m2, तो आपका जो मास एक्यूमुलेशन हो जाएगा that particular mass accumulation which is dm by dt, मास एक्यूमुलेशन जो की है is nothing but 0, ठीक है। that means there is no mass accumulated, okay। सिमिलरली जो एनर्जी एक्यूमुलेशन है वो भी आपका स्टडी फ्लो प्रोसेस के लिए 0 होगा। That means, or you can say the rate of flow of mass and rate of flow of energy from the control surface is constant. जिस रेट में आ रहा है उसी रेट में वो बाहर जाएगा। तो वो जो रेट है वो आपको अगर कांस्टेंट मिल रहा है then that particular system is called as the steady flow process, that particular process is called as the steady flow process। यानी कि जितना मास आपका अंदर आ रहा है कंटिन्यूसली उतना मास बाहर निकल रहा है, जितनी एनर्जी आपके अंदर आ रही है कंटिन्यूसली उतनी एनर्जी आपकी बाहर निकल रही है। दैट इज अ फर्स्ट कंडीशन for the process to be a steady flow process। ये समझ आ गई, ठीक है। मास फ्लो रेट m1 should be equal to m1 m2, E1 should be equal to E2। जितना मास अंदर आ रहा है उतना बाहर जा रहा है, जितनी एनर्जी अंदर आ रही है उतनी बाहर जा रही है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। स्टेडी फ्लो प्रोसेस की एक और कंडीशन बोलती है, अब वो एक और कंडीशन क्या है, ये कंडीशन बोलती है स्टेडी फ्लो प्रोसेस की, इसको मैं हटा देता हूं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, if you take any point in this particular control surface, ध्यान से समझो, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर मैं ले रहा हूं, then at this particular point the properties of the system will remain constant throughout the process। यानी कि throughout the process ये वाला जो मैं स्पेस कोऑर्डिनेट ले रहा हूं, ये वाला जो मैं पॉइंट ले रहा हूं, कि स्पेस में कोई एक पॉइंट ले रहा हूं, तो at this particular point the property will remain constant। property remain constant मतलब यहाँ का प्रेशर लेट सपोज P1 है, वॉल्यूम लेट सपोज स्मॉल v1 है, टेम्परेचर लेट सपोज T1 है एंड सो ऑन। तो प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पर P1 V1 T1 है, तो थ्रू आउट द प्रोसेस आपकी प्रॉपर्टीज एट दिस पर्टिकुलर स्पेस कोऑर्डिनेट विल बी सेम, ठीक है। अगर आप स्पेस कोऑर्डिनेट बदलते हैं प्रॉपर्टी मे वेरी P2 V2 T2 एंड सो ऑन, फिर स्पेस कोऑर्डिनेट में और बदलूं द प्रॉपर्टी मे बी डिफरेंट P3 V3 T3 एंड सो ऑन, बट दैट इज परफेक्टली फाइन क्योंकि वो स्पेस कोऑर्डिनेट दूसरा है इसलिए वहां प्रॉपर्टी दूसरी है। लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस इस पर्टिकुलर पॉइंट की प्रॉपर्टीज सेम रहेगी विच इज P2 V2 T2। थ्रू आउट द प्रोसेस इस पर्टिकुलर पॉइंट की प्रॉपर्टी सेम रहेगी विच इज P3 V3 T3। यानी कि स्पेस कोऑर्डिनेट के हिसाब से प्रॉपर्टी में वेरी, बट एट अ पर्टिकुलर स्पेस कोऑर्डिनेट द प्रॉपर्टी हैज टू रिमेन कांस्टेंट throughout the steady flow process। तो steady flow process की दो कंडीशन हमने देखी। The very first condition says जितना mass flow rate inside है उतना ही mass flow rate continuously outside होगा।
देयर इज नो मास एक्यूमुलेशन, देयर इज नो एनर्जी एक्यूमुलेशन, जितनी एनर्जी फ्लो रेट इनसाइड है उतनी ही एनर्जी फ्लो रेट आपकी आउटसाइड होगी। तीसरी कंडीशन क्या बताया मैंने, एट एनी पर्टिकुलर स्पेस कोऑर्डिनेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। नाउ यू मे से कि सर ये चीज पॉसिबल है क्या? नहीं, एग्जैक्टली अगर आप बोले 100% ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट ऑब्वियसली हमने बहुत सारी चीजों में बहुत सारे एजम्पशंस लेते आए हैं शुरू से, क्योंकि उस एजम्पशंस के बिना हमारी चीजें नहीं चल सकती। जब तक आप ये एज्यूम नहीं करोगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रॉपर्टीज आपकी कांस्टेंट है, तो वो हर एक पॉइंट पे प्रॉपर्टी चेंज होती जाएगी। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी दैट पर्टिकुलर सिस्टम, क्योंकि हर पॉइंट पे प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, हर एक सेकंड में प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, हर एक मिली सेकंड में प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। सो यू कैन नॉट सी दैट वेरिएशन, ठीक है। तो ये एक तरह का एजम्पशन रहता है दैट स्टडी फ्लो प्रोसेस में हम ये एज्यूम करते हैं कि प्रॉपर्टीज एट दैट पर्टिकुलर स्टेट कोऑर्डिनेट स्पेस कोऑर्डिनेट दैट रिमेन्स कांस्टेंट एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास एंड एनर्जी इज चेंजिंग, ठीक है। ये चीज आप भले ही चेंज करके देख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास और रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, जिसको हम अनस्टडी फ्लो प्रोसेस बोलते हैं, उसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस एज जो बेसिक असम्पशंस रहता है ओपन सिस्टम में, ज्यादातर जो हमारा जो सिलेबस भी है वो इसी में कन्फाइंड है कि दैट द सिस्टम दैट द प्रोसेस इज द स्टडी फ्लो प्रोसेस। ओपन सिस्टम की हम बात करते हैं, हम ज्यादातर बात जो करते हैं वो स्टडी फ्लो प्रोसेस की बात करते हैं। आई होप दिस मेक सेंस, यस, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द स्टडी फ्लो प्रोसेस। नेक्स्ट जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, फर्स्ट वाज द स्टडी फ्लो प्रोसेस एंड सेकंड इज द अनस्टडी फ्लो प्रोसेस। अनस्टडी फ्लो प्रोसेस मींस जिसमें आपका rate of flow of mass and energy is changing, that is dm by dt is not equal to 0, there is a mass accumulation and there is also an energy accumulation। जहां पर mass accumulation और energy accumulation होगा, rate of change of mass, rate of change of energy change नहीं हो रही है, then that particular process is called as the unsteady flow process। I hope this makes sense, yes, ठीक है। सो स्टडी फ्लो प्रोसेस के ही बारे में हम बात करेंगे। हमारा जो स्टडी रहेगी ज्यादातर वो रहेगी, वो किसके बारे में रहेगी, दैट विल बी फॉर स्टडी फ्लो प्रोसेस ओनली। अनस्टडी फ्लो प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट है हमारा चार्जिंग डिस्चार्जिंग का, उसको हम देखेंगे, बट ज्यादातर जो हम देखेंगे दैट विल बी ऑफ स्टडी फ्लो प्रोसेस, ठीक है। नाउ स्टडी फ्लो प्रोसेस का मैंने बेसिक चीज आपको क्या बताई, सबसे पहली देयर इज नो मास एक्यूमुलेशन, दैट मींस m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है। दिस इज अ मास बैलेंस, मास बैलेंस कर सकते हैं आप इसमें, बिकॉज देयर इज नो मास एक्यूमुलेशन, तो आप मास बैलेंस इक्वेशन आप इसमें लगा सकते हैं, m1 शुड बी इक्वल टू m2। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ कैन यू डिटरमाइन दिस मास फ्लो रेट। अब ये मास फ्लो रेट m1 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। लेट्स सपोज इसको एक पाइपलाइन से समझते हैं। लेट्स सपोज वी आर हैविंग अ पाइपलाइन एंड द फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पाइपलाइन। इस पाइपलाइन से कौन फ्लो हो रहा है, द फ्लूइड इज फ्लोइंग विद द मास फ्लो रेट ऑफ m1, यस, ठीक है। मास फ्लो रेट का मतलब आप समझ गए होंगे, द यूनिट शुड बी इन केजी पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितना मास फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये ओके ये बना देते हैं, ठीक है, एक सेकंड के अंदर अंदर कितना मास फ्लो रेट होगा। नाउ लेट्स सपोज द वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लूइड इज लेट्स सपोज कैपिटल V, वेलोसिटी आपकी V है, ठीक है। आपका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है दैट इज लेट्स सपोज स्मॉल v, स्पेसिफिक वॉल्यूम आप समझते होंगे, मास सॉरी वॉल्यूम पर यूनिट मास, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसका इनवर्स होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम विच इज वॉल्यूम पर यूनिट मास, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में कितना ट्रेवल कर रहा है, मीटर पर सेकंड, यानी कि लेट्स सपोज अगर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब वो एक सेकंड के अंदर अंदर कितना ट्रेवल करेगा, वो 1 मीटर ट्रेवल करेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी, गेटिंग दिस वन, ठीक है। तो अब आपको जब वॉल्यूम फ्लो रेट की आपको जरूरत है, मास बेसिकली होता क्या है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यस, ठीक है। डेंसिटी को फर्दर आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम पर यूनिट स्पेसिफिक वॉल्यूम, कोई दिक्कत है, ठीक है। नाउ यूनिट आपकी है केजी पर सेकंड में, यूनिट हमेशा ध्यान रखना। तो ये जो वॉल्यूम हम बोल रहे हैं दिस शुड बी द वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम ट्रेवल कर रहा है, एक सेकंड में कितना वॉल्यूम ट्रेवल कर रहा है, तो एक सेकंड में कितना वॉल्यूम ट्रेवल करेगा, टोटल वॉल्यूम कितना हुआ आपका, टोटल इसका लेट्स सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आपके जो पाइपलाइन है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, लेट्स सपोज दैट इज कैपिटल A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कैपिटल A है। वेलोसिटी है आपकी कैपिटल V, कैपिटल V इसकी वेलोसिटी, मतलब ये एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, v डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मीटर पर सेकंड हुआ ना, यानी कि v मीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है एक सेकंड में। तो एक सेकंड में कितनी वॉल्यूम ट्रेवल करेगा, एक सेकंड में कितनी वॉल्यूम ट्रेवल करेगा, तो लेट्स सपोज यहां से यहां तक का एक सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, तो ये पूरी वॉल्यूम वो एक सेकंड में ट्रेवल कर लिया। इज दिस क्लियर नॉट, ठीक है। तो इसकी टोटल जो वॉल्यूम होगी वो कितनी हो जाएगी, तो ये आपकी एरिया इनटू दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज नथिंग बट कैपिटल V, V इज द वेलोसिटी, कैपिटल V वेलोसिटी आपकी
वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम को हमने VOL लिखा है, कैपिटल V इज वेलोसिटी, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, दिस वॉल्यूम कैन बी रिटन एज कैपिटल A इंटू कैपिटल V। ठीक है, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ये जो वॉल्यूम है ये पर सेकंड की वॉल्यूम निकाल है कि एक सेकंड में इतनी वॉल्यूम ट्रेवल हुई है। यस, एक सेकंड में इतनी वॉल्यूम ट्रेवल हुई है, A इंटू कैपिटल, ठीक है, डिवाइड बाय स्मॉल v। तो दिस इज नथिंग बट द मास फ्लो रेट। ये आपको मिल गया क्या, मास फ्लो रेट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस मास फ्लो रेट दिस इज m1, या सॉरी सिर्फ m लिखो उसको, मास फ्लो रेट m। ठीक है, तो यहां जब मैं इनसाइड की बात कर रहा हूं, इनसाइड एयर की बात कर रहा हूं, ओके, यहां लेट सपोज द एरिया इज A1, ओके, तो आपका जो m1 हो जाएगा, दैट m1 विल बी इक्वल टू A1 इंटू V1 अपॉन स्मॉल v1, वेयर V1 कैपिटल V1 इज द वेलोसिटी। ठीक है, और सिमिलरली यहां पर आपका यहां का एरिया है लेट सपोज आपका m2, तो ये m2 हो जाएगा आपका, दिस m2 will be equal to A2 into capital V2 divided by small v2. I hope this is clear. Yes, A1 V1 upon small v1, A2 V2 upon small v2. ठीक है, तो जब हम मास बैलेंस की बात कर रहे हैं which is M1 is equal to M2, ठीक है, मास बैलेंस इक्वेशन क्या बोलता है, M1 inside mass flow rate should be equal to outside mass flow rate, or you can say A1 V1 upon small v1, this should be equal to A2 V2 upon small v2। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द मास बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं इसमें, A1 इज इनलेट एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, A2 इज आउटलेट एरिया, V1 इज इनलेट वेलोसिटी, V2 is outlet velocity, okay, small v1 is specific volume at inlet, and small v2 is specific volume at outlet। is clear? ठीक है, नहीं है, ठीक है। फर्दर अगर मान लो की बात, इफ द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, अगर आपका फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो आप उसमें आप V1 स्मॉल v1 इज इक्वल टू स्मॉल v2, जो यूजुअली हम लिक्विड में लेते हैं, आपने लिक्विड में फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, हमारा फ्लूइड क्योंकि इनकम्प्रेसिबल रहता है तो V1 V2 सेम हो जाता है, तो हमारा क्या मिलता है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ओके, बट यहाँ पर यूजुअली क्योंकि कंप्रेसिबल हम एयर के बारे में डील करते हैं, सो वी नीड टू कंसिडर द होल इक्वेशन A1 V1 अपॉन स्मॉल v1 इज इक्वल टू A2 V2 अपॉन स्मॉल v2। I hope this clear. So this is nothing but the mass balance. Okay. Now, whenever mass is flowing inside the system or mass is leaving from the system, in either case it is doing, it is performing certain work. Now you may say कि सर किस तरह से ये वर्क हम एज्यूम कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम महसूस कर सकते हैं इस वर्क को। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मास यहाँ पर फ्लो हो रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी, वेलोसिटी से ये मास फ्लो हो रहा है, एयर इनसाइड फ्लो हो रही है। लेट सपोज इफ आई कीप अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर हियर, अब मैं स्मॉल पीस ऑफ पेपर अगर मैं यहाँ रख रहा हूँ तो क्या होगा, यही जो मास है इस पीस ऑफ पेपर को क्या करेगा, इसको लेके मूव हो जाएगा, दैट मींस उसको डिस्प्लेस कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दिस इज डूइंग सर्टेन वर्क ऑन द सिस्टम, ये सिस्टम पे वर्क कर रहा है तभी तो उसको डिस्प्लेस कर पा रहे हैं। और इफ यू एज्यूम अ मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन, एक फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन में यहां पर एज्यूम कर रहा हूं, तो अब इस फ्लो ऑफ मास का काम क्या है, इस एयर का काम क्या है कि अब ये जब अंदर जाएगा तो इस पिस्टन को भी साथ में वो डिस्प्लेस कर रहा है। मासलेस पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, एज्यूम कर रहे हैं हम उसको, तो वो क्या करेगा, इसको भी साथ साथ में डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये इनसाइड जा रहा है, व्हेन द मास इज फ्लोइंग इनसाइड, तो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क ये सिस्टम पे कर रहा है। ओके, दैट इज डूइंग सम वर्क ऑन द सिस्टम। ये क्या कर रहा है, अल्टीमेटली पिस्टन्स का मूव हो रहा है इस तरफ, यानी अंदर की वॉल्यूम हालांकि ओपन सिस्टम के लिए वो सही नहीं है, लेकिन क्लोज सिस्टम में आपने पिस्टन को इसी तरह से समझा, इसलिए वैसा समझा रहा हूं कि वॉल्यूम को ये अंदर की कम कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो रहा है, आपका कंप्रेशन प्रोसेस हो रही है, तो इसलिए वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सिमिलरली जब मास आउट ऑफ द सिस्टम फ्लो हो रहा है तो उस समय क्या होगा, यहां से फ्लो होगा, तो ये पिस्टन को बाहर की तरफ मूव कर रहा है, एक वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन जिसको हम एज्यूम कर रहे हैं, इसको बाहर की तरफ मूव कर रहा है। दैट मींस वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड एट द आउटलेट, एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एट इनलेट। आई होप दिस मेक्स सेंस। यस,
सो दिस पर्टिकुलर वर्क इज नोन एज फ्लो वर्क। इसी वर्क को आप क्या बोलते हैं? फ्लो वर्क। क्यों फ्लो वर्क बोला? नाम से समझ में आ रहा है, बिकॉज ये जो वर्क हो रहा है ये एयर के फ्लो होने से हो रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लो वर्क। यस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन राइजेस कि सर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये मैग्नीट्यूड आप कैसे निकाल सकते हो? व्हाट इज दिस फ्लो वर्क? सो सेम चीज आप कंसीडर करो। तो ये आप लेट सपोज आपने पिस्टन ही कंसीडर किया है, ठीक है, एक वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन हम कंसीडर कर रहे हैं, या फ्रिक्शन कंसीडर या पिस्टन कंसीडर करो, ठीक है। लेट सपोज दिस इज मूविंग बाय एन अमाउंट dl, एक dl डिस्टेंस से ये मूव कर रहा है, ठीक है। व्हेन द एयर इज फ्लोइंग, तो वो एयर क्या कर रही है, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम उसका कंसीडर कर रहे हैं, dl स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसका हम कंसीडर कर रहे हैं। यस, ठीक है। वर्क इज व्हाट? वर्क डन इज व्हाट? व्हाट इज वर्क? वर्क इज नथिंग बट द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और यू कैन से दिस इज नथिंग बट f इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो रहा है? f इंटू dl। यस, ठीक है। Now what is this f? This f force can be written as pressure into area, so this can be written as p into a into dl. Now what is this a into dl? a area of cross section into dl, ये area of cross section आपका ये हो गया, into this distance dl, तो ये क्या हो गया? आपका टोटल वॉल्यूम हो गई। यस, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? This can be written as, this is nothing but p into dv. Okay, now this can be written as p into dv. What is this dv? टोटल चेंज इन वॉल्यूम है ना, ये टोटल वॉल्यूम चेंज। और वॉल्यूम चेंज को क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू मास, और मास क्या होगा? dm। वहीं में से कि सर आप यहाँ पर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, है ना, वहां पर हमने pdv को pdv ही लिया था, यहाँ आपने स्पेसिफिक वॉल्यूम और dm, क्योंकि बिकॉज द मास इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। वहां पर मास आपका चेंज नहीं हो रहा था, जो हमने क्लोज सिस्टम में देखा था वहां पर भी आपको pdv ही मिल रहा था, यहाँ भी आपको pdv मिल रहा है, लेकिन उस dv में और इस dv में डिफरेंस ये है कि इसमें आपका मास वेरिएबल है, द मास इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। सो दिस, और स्पेसिफिक वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगी आपकी, तो इसलिए हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू मास लिया विच इज dm। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज दिस dw, ये dw हो जाएगा आपका, दिस dw कैन बी रिटन एज p इनटू स्मॉल v इनटू dm। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द फ्लो वर्क। यही जो वर्क आपका है, दिस इज नथिंग बट द फ्लो वर्क। ओके, दिस इज द फ्लो वर्क, dw फ्लो। Getting this? ठीक है। तो आपका इनलेट फ्लो वर्क कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी इनलेट फ्लो वर्क? dw फ्लो इन। ओके, क्या हो जाएगा? ये इनलेट फ्लो वर्क विल बी इक्वल टू p1 v1 dm1। दिस विल बी इक्वल टू p1 v1 dm1। ओके, और आउटलेट फ्लो वर्क कितना हो जाएगा? dm फ्लो आउट, दिस विल बी इक्वल टू p2 v2 dm। So this was about the flow work, PV into DM। आप डायरेक्टली फॉर्मूला इसका याद कर सकते हैं, PV into DM, this is nothing but the flow work। Is this clear or not? ठीक है। All right, next is the energy balance। mass balance हमने देखा। Now we will come to the energy balance part। Now energy balance क्या बोलता है? Total inlet energy is equal to total outlet energy, as simple as that। ठीक है। Now how can we represent this energy balance equation for an open system? ठीक है। Now first law, what is first law? Q is equal to del E plus W। okay, ये हमने देखा, Q is equal to del E plus W, where del E is the total change in energy, है ना। फिर फर्दर हमने क्लोज सिस्टम के लिए उसको del U किया था, बट एक्चुअल इक्वेशन जो मैंने आपको बताया था that was Q is equal to del E plus W। ठीक है। Now इसमें भी हम इसको चेंज रेट कर देते हैं, दैट मींस हीट फ्लो रेट और वर्क फ्लो रेट के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज दिस इज एन ओपन सिस्टम। राइट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर एनर्जी, है ना। ये एनर्जी आखिर है क्या क्या चीज? तो इसमें मैंने आपको बताया था, दिस कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट्स। दिस डेल ई टोटल चेंज इन एनर्जी कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एक तो है आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सेकंड वाज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड थर्ड इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, सो दीस 3 constitutes this particular energy, change in energy। yes, और इसमें भी एक चीज मैंने आपको बताया था that this particular change in kinetic and potential energy are macroscopic form, these are of macroscopic form, और ये जो internal energy this is of microscopic form। okay, ये सारी चीज हम देख चुके हैं, right? ठीक है। नाउ बिकॉज इन क्लोज सिस्टम द टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कुड हैव बीन नेग्लेक्टेड। क्यों? क्योंकि
कंप्लीट पूरा का पूरा जो फ्लूइड है दैट वाज एट रेस्ट, फ्लूइड जो है वो रेस्ट में था, इंटरनल एनर्जी चेंजेस बस उसमें हो रहे थे। बट नाउ जब पूरा का पूरा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, स्टेडी फ्लो प्रोसेस में पूरा फ्लूइड हमारा फ्लो हो रहा है, तो जब पूरा फ्लूइड फ्लो हो रहा है यू कैन नॉट नेग्लेक्ट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है तो यू कैन नॉट नेग्लेक्ट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यू विल हैव टू कंसीडर दिस मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी एज वेल। ठीक है, तो ये जो आपका डेल ई है, दिस डेल ई विल कंसिस्ट ऑफ, ये जो आपका डेल ई है, दिस डेल ई will consist of first thing change in kinetic energy plus change in potential energy plus change in internal energy. I hope this is clear. Yes, that is the first thing. ठीक है, now delhi हमने देखा क्या है, अब आ जाते हैं w पे, mass flow rate पे, sorry work flow rate पे। now what is this w, work flow rate, ठीक है, that means this is nothing but dw by dt, work flow rate is nothing but dw by dt. yes, ठीक है। अच्छा, ये जो वर्क रहता है ये कौन कौन से वर्क रहते हैं, दिस इंक्लूड्स सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वर्क रहता है इसमें, जिसको हम पीडीवी वर्क बोलते हैं। उसके बाद शाफ्ट वर्क रहता है जो कि यूजुअली ओपन सिस्टम में रहता है। इसके अलावा आप फ्लो वर्क इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैग्नेटिक वर्क इंक्लूड कर सकते हैं, यू कैन इंक्लूड इलेक्ट्रिक वर्क एंड सो ऑन। मतलब जितने भी तरह के वर्क रहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर वर्क। यस, ठीक है। नाउ बिकॉज इन ओपन सिस्टम डिस्प्लेसमेंट वर्क तो आपका कुछ होगा नहीं, ओके, ये आपका जीरो है। मैग्नेटिक वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क अगर कुछ नहीं गिवन है, दिस विल आल्सो बी जीरो। दैट मींस मेजरली दो तरह के वर्क हमको कंसीडर करना पड़ेगा ओपन सिस्टम में। कौन कौन से? फर्स्ट इज अ शाफ्ट वर्क। शाफ्ट वर्क मतलब इन टरबाइन में क्या होता है, बेसिकली शाफ्ट रोटेट कर रहा है, तो वो शाफ्ट कितना वर्क कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज शाफ्ट वर्क। अभी हम आगे टरबाइन कंप्रेसर के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ओपन सिस्टम हम यूजुअली यूज क्यों करते हैं, इन टरबाइन, इन कंप्रेसर, वहां पर हम यूज करते हैं, तो वहां पर जो वर्क होता है दैट इज शाफ्ट वर्क। अगर नहीं है, वेल एंड गुड, उसको हटा दो, लेकिन अगर है तो उसको कंसिडर करना पड़ेगा। यूजुअली कौन कौन से वर्क कंसिडर होते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बिकॉज फ्लो हो रही है, आपका सिस्टम जो है, आपका जो एयर है, द गैस इज ऑलवेज फ्लोइंग, तो एक फ्लो वर्क भी उसमें होगा। सो इट विल इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ वर्क, फर्स्ट इज शाफ्ट वर्क एंड सेकंड इज फ्लो वर्क। आई होप दिस क्लियर, ठीक है। मैं ऊपर डॉट लगा रहा हूं, मतलब वो रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वर्क फ्लो रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, गेटिंग दिस, ठीक है। तो फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज WS व्हिच इज शाफ्ट वर्क, और फ्लो वर्क को क्या लिख सकते हैं आप, देखिए फ्लो वर्क में मैंने आपको एक चीज बताई थी। Okay, so this was about mass balance. Now coming to energy balance. ये energy balance आखिर बोलता क्या है? First law says, first law क्या बोलता है? Q is equal to del E plus W. This is the, सबसे पहले हमने इसी फॉर्म को देखा था फर्स्ट लॉ की, where del E is change in energy, not just internal energy, change in total energy. ठीक है? Now because this is an open system, so इसमें हम heat के बदले will take heat flow rate, will take work flow rate and similarly will take change in energy या energy flow rate। तो इसमें हम heat flow rate की और work flow rate की हम बात करें, energy flow rate की हम बात करें, getting this now, ठीक है। heat flow rate मतलब क्या हुआ, Q dot, इसका हम बोल रहे हैं is nothing but dQ by dt, that means flow of heat with respect to time, okay। similarly W dot is equal to dW by dt with respect to time, कितना work flow हो रहा है, is this clear now, ठीक है ना। अब इसकी एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहला तो ये है आपका del E। व्हाट इज दिस del E? दिस टोटल चेंज इन एनर्जी, ठीक है। नाउ दिस टोटल चेंज इन एनर्जी इंक्लूड्स, ये मैंने आपको बताया था, दिस इंक्लूड्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें एक तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, दूसरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, और तीसरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यस, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। फर्दर मैंने आपको बताया था दिस काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आर मैक्रोस्कोपिक, ये मैक्रोस्कोपिक चेंजेस हैं, और ये जो इंटरनल एनर्जी चेंज है ये माइक्रोस्कोपिक चेंज है, ठीक। माइक्रोस्कोपिक क्यों बोलते हैं कि इफ द कंप्लीट एयर इज मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी, तो उसकी एक कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी हुई, तो वो दैट इज कॉल्ड एज, वो उसका चेंज दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इससे वो मैक्रोस्कोपिक है कि पूरा वी आर टेकिंग द होल बॉडी, नॉट द बॉडी, वो जितना भी आपका सिस्टम है, पूरी की पूरी एयर जो है वो फ्लो कर रही है, एक साथ फ्लो कर रही है, तो उसकी दैट इज हैविंग सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हैविंग सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी, getting this। तो वो हुआ आपका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, और ये हुआ आपका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। तो फर्दर आप इस del E को क्या लिख सकते हैं, सो दिस del E कैन बी रिटन एज, क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट्स इट। दिस विल बी द टोटल चेंज इन एनर्जी व्हिच इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यस, ठीक है। नाउ आई टोल्ड यू वन थिंग कि जो मास फ्लो रेट जो एंटर हो रहा है, दैट इज लेट्स सपोज m1 डॉट, m1 dot which is nothing but dm1 by dt, m1 dot is dm1 by dt, ठीक है। तो इस ये मास फ्लो रेट एंटर हो रहा है,
और कंटिन्यूअसली द मास फ्लो रेट व्हिच इज लिविंग इज dm2 by dt या m2 डॉट, ठीक है, दिस इज मास फ्लो रेट व्हिच इज लिविंग, दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है। नाउ फर्दर इसको हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज दिस डेल ई, टोटल चेंज इन एनर्जी, व्हाट विल बी दिस टोटल चेंज इन एनर्जी, डेल ई, ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज व्हाट हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ हम देख रहे हैं सब जगह हम मास फ्लो रेट की बात कर रहे हैं, एनर्जी फ्लो रेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दिस इज नथिंग बट एनर्जी फ्लो रेट, तो इसलिए मास भी जो हम लेंगे दैट विल बी मास फ्लो रेट एंड नॉट जस्ट मास, आई थिंक दिस इज क्लियर, यस। सिमिलरली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये कितना होगा, प्लस m2 g z2 माइनस m1 g z, ठीक है। z1 z2 क्या है, इसकी इसका पोटेंशियल है, ठीक है। लेट्स पुट दिस द डेटम, तो ये डेटम से यहां तक का डिस्टेंस जो है z1, हमने क्या कहा z1, इसी डेटम से यहां तक का जो डिस्टेंस है दिस इज नथिंग बट z, इसलिए ठीक है। So this is change in potential energy m2 g z2 minus m1 g z, ठीक है। Then change in internal energy, ये कितना होगा, m2 u2 into u2 minus m1 into u2, okay, so this is nothing but total change in energy, change in kinetic energy plus change in potential energy plus change in internal energy, this is the first thing, ये पहली चीज हुई, total change in energy, ठीक है। यस, ठीक है ना। एक तो वो ये चेंज इन एनर्जी, नाउ कमिंग टू द वर्क, अब वर्क पे आ जाओ, तो वर्क में क्या क्या चीजें इंक्लूड रहती है, दिस इंक्लूड्स एवरी वर्क, हर तरह के वर्क, कौन कौन से वर्क हो सकते हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट वर्क हो जाता है जिसको हम पीडीवी वर्क बोलते हैं, उसके अलावा शाफ्ट वर्क होता है व्हिच इज यूजुअली प्रेजेंट इन टरबाइन एंड कंप्रेसर, उसके अलावा आपका फ्लो वर्क होता है, ठीक है। जितने भी वर्क है, इलेक्ट्रिक वर्क, मैग्नेटिक वर्क एंड सो, जितने भी तरह के वर्क है, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ वर्क इज इंक्लूडेड देयर, ठीक है ना। इन केस ऑफ ओपन सिस्टम में आपका कोई डिस्प्लेसमेंट वर्क तो रहता नहीं है, डिस्टेंस सिलेंडर अरेंजमेंट रहता नहीं है, उसमें डिस्प्लेसमेंट वर्क नहीं रहेगा, ठीक है। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक वर्क अगर दिया है तो कंसीडर करो, ज्यादातर केसेस में नहीं रहता है, सो वी कैन रिमूव दैट, ओके। सो इन केस ऑफ ओपन सिस्टम दिस W इज इक्वल टू शाफ्ट वर्क प्लस फ्लो वर्क, दैट्स इट, गेटिंग दिस, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस फ्लो वर्क, फ्लो वर्क अभी हमने देखा क्या होता है, इनलेट फ्लो वर्क कितना हो जाएगा इसमें, व्हाट विल बी इनलेट फ्लो वर्क, दैट इज inlet flow work will be equal to P1 B1 into DM1, yes, ठीक है। और आउटलेट फ्लो वर्क जो आपका होता है that is nothing but P2 B2 into DM2, P2 B2 into DM2, ठीक है। मास को हम मास फ्लो रेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके ना। इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि इनलेट वर्क जो रहेगा that will be done on the system, क्यों, क्योंकि इसमें से if you assume a weightless frictionless piston, तो ये एयर क्या कर रही है, इस पिस्टन को अंदर की ओर खींच रही है, मतलब कंप्रेस कर रही है सिस्टम को, दैट मींस वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, सो इनलेट वर्क विल बी टेकन एज नेगेटिव और आउटलेट वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो दिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव, यस, ठीक है। तो यहां पर फ्लो वर्क ले लो, तो फ्लो वर्क आपका कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी, ये तो हो गया आपका शाफ्ट वर्क पहले, ठीक है, प्लस फ्लो वर्क, तो प्लस फ्लो वर्क में माइनस P1 B1 into M1, ये मास फ्लो रेट ले रहे हैं, प्लस P2 B2 into M2, दैट्स इट, P2 B2 ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्क, आई थिंक दिस इज क्लियर। तो हमको एनर्जी मिल गई, हमको वर्क मिल गया, ठीक है। दोनों की वैल्यू हम पुट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है आपको। सो क्या था हमारा इक्वेशन, Q इज इक्वल टू डेल E प्लस W, ठीक है। From here what we get is this will be Q is equal to del E, हमने क्या देखा, half m2 v2 square minus half m1 v1 square plus m2 g z2 minus m1 g z1 plus m2 into u2 minus m1 into u1, ये टोटल चेंज इन एनर्जी था। इसके अलावा प्लस शाफ्ट वर्क, यस,
फ्लो वर्क P1 V1 M1 प्लस P2 V2 into M2, ठीक है, दिस इज टोटल Q डॉट dQ by dt, यस, ठीक है नहीं, ठीक है। अब 1 वाली टर्म्स एक साइड कर देते हैं, 2 वाली टर्म्स एक साइड कर लेते हैं, तो ये जितने माइनस वाले टर्म है इसको इधर कर लो, तो क्या मिल जाएगा हमको M1 U1, ठीक है, प्लस M1 into P1 V1 प्लस M1 into P1 square by 2, okay, प्लस M1 into GZ1 प्लस Q is equal to M2 into U2 plus M2 into P2 V2 plus M2 into V2 square by 2 plus M2 GZ2 plus W, सही है, ठीक है। आप फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, M1 कॉमन ले लो, क्या मिल जाएगा U1 प्लस P1 V1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस Z1G प्लस Q इज इक्वल टू M2, यहाँ कॉमन आ जाएगा U2 प्लस V2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस Z2G प्लस W, ठीक है। ये W क्या है, नीडेड टू मेंशन दिस इज द शार्प वर्क, ये सिर्फ और सिर्फ आपका शार्प वर्क है ना। जो फाइनल फॉर्मूला भी हमको आएगा उसमें जो वर्क मिलता है दैट इज जस्ट द शार्प वर्क, उसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमने बाकी के वर्क जो है वो ऑलरेडी कंसीडर कर लिए, फ्लो वर्क हमने ऑलरेडी इसमें कंसीडर कर चुके, ठीक है। तो ये जो हमारा इक्वेशन था हमने M1 कॉमन निकाला, वी गेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, करेंगे सो, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट फॉर्म, ये 3-4 फॉर्म में अलग अलग आपको बताऊंगा, ये एक फॉर्म हो गया आपका स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। अब इसी को थोड़ा थोड़ा और मॉडिफाई करते जाते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझ में आते जाएगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ये u plus pv एक टर्म मिल रही है, व्हाट इज दिस u plus pv, दिस इज नथिंग बट h व्हिच इज एंथैल्पी, ठीक है। फर्दर इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट m1 h1 plus v1 square by 2 plus z1g plus q is what, dq by dt, ठीक है, is equal to h2 plus v2 2 h2 plus v2 square by 2 plus z2g plus w, this is name, yes, सही है, ठीक है। तो ये एक और फॉर्म मिल गया हमको, ठीक है। अच्छा, मास बैलेंस में हमने क्या देखा, व्हाट इज मास बैलेंस, m1 इक्वल टू m2, यस, व्हिच इज इक्वल टू n, ये m क्या है, m इज नथिंग बट मास फ्लो रेट, दिस इज नथिंग बट dm by dt, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी डूइंग हियर इज, अब ध्यान दो इधर, अब हम क्या करेंगे, विल बी डिवाइडिंग दिस होल इक्वेशन बाय m, m1 और m2 तो आपका सेम हो गया, ये भी m है ये भी m है, तो अब पूरे इक्वेशन को हम किससे डिवाइड करेंगे, विल बी डिवाइडिंग दिस बाय m, ठीक है। तो ये आपका जो था, ये थोड़ा मॉडिफाई इधर ही कर देता हूं, दूसरा लिख लेंगे हम, ठीक है। ये आपका क्या था, जैसे ये वाला m1 आगे इसमें से चले जाएगा, ये m2 इसमें से चले जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये q और w का क्या होगा, इसको थोड़ा सा समझ लो, q क्या चीज है, व्हाट इज दिस q, दिस q इज नथिंग बट dq by dt, ठीक है। When I am dividing this by m, जब मैं इसको m से होल इक्वेशन को m से डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगा, what will be this q by m, q dot by m, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dq by dt, dq by dt, और m dot क्या चीज है, मास फ्लो रेट, which is nothing but dm by dt, सही है नहीं, ठीक है। तो ये dt dt कैंसिल, क्या बचेगा dq by dm, हीट पर यूनिट मास, किलोजूल पर केजी, यहाँ पर आपको जो हीट मिल रही थी दैट वाज इन किलोजूल पर सेकंड, ठीक है, बट अब आपको जो मिलेगी दैट विल बी इन किलोजूल पर केजी। सेम थिंग विद वर्क एज, वर्क के साथ भी सेम चीज होगी, वर्क क्या मिल रहा था आपको, देखो वर्क क्या था, W वाज नथिंग बट dW by dt, ठीक है, इसको डिवाइड बाय m कर दो, W by m इज इक्वल टू dW by dt डिवाइडेड बाय dm by dt, ठीक है। So dt gets cancelled out and you will get what, dw by dt, ठीक है। So when you divide it by m, जब ये पूरे इक्वेशन को आप m से डिवाइड करते हैं, यहाँ से m1 हट जाएगा, यहाँ से m2 हट जाएगा, बिकॉज बोथ आर इक्वल, पहली चीज। दूसरा, दिस q will become dq by dm, पर यूनिट मास हो जाएगा, w will become dw by dt, yes, I think this clear, ठीक है। तो ये फाइनल फॉर्मूला फॉर्म हमको क्या मिल जाएगा, दिस इज नथिंग बट
H1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस Z1G प्लस dq by dm, getting this? Yes, is equal to H2 plus V2 square by 2 plus Z2G plus dw by dm. That's it. ठीक है, ये एक और फॉर्म मिल गया आपको स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के। बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जो भी चीज आपको क्वेश्चन में सुटेबल लगे उस फॉर्म को यूज कर सकते हो। सिंपल चीज है। आई थिंक दिस क्लियर। यस, क्या किया हमने अभी? हमने सिर्फ डिवाइड किया उसको m से मास प्रोडक्ट से डिवाइड किया एंड वी गॉट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इज इट क्लियर नो? ठीक है। अच्छा, इसको अब एक चीज ध्यान दो, इसको थोड़ा सा हम और मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो h की जो यूनिट है, यहाँ पर देखो v1 स्क्वायर बाय 2 की जो यूनिट है, ये सब एनर्जी की फॉर्म में, तो v1 स्क्वायर बाय 2 की जो यूनिट रहेगी दैट विल बी इन जूल पर केजी। ध्यान दो, इधर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। v1 स्क्वायर बाय 2 की जो यूनिट रहेगी दिस विल बी इन जूल पर केजी। Z1G की भी यूनिट आपकी किस में आएगी? दिस विल बी इन जूल पर केजी। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपकी जो dq by dm की भी यूनिट होनी चाहिए जूल पर केजी और h की भी यूनिट होनी चाहिए आपकी जूल पर केजी। यस, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आपको मिला है, इसमें सारे जितने भी टर्म्स दिख रही है सबकी यूनिट जूल पर केजी में होगी। लेकिन क्वेश्चन जब भी आप देखेंगे यू विल गेट द यूनिट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू गेट द यूनिट इन किलो जूल पर केजी। मतलब आपको q dq by dm की भी यूनिट आपको किलो जूल पर केजी में मिलती है और h की भी यूनिट आपको किलो जूल पर केजी में मिलती है। यूजुअली यही होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए, जस्ट फॉर बैलेंसिंग द यूनिट, आप यहाँ पर डिवाइड बाय 1000 कर दो तो इसकी भी यूनिट आपको किलो जूल पर केजी मिल जाएगी। यहाँ भी आप डिवाइड बाय 1000 कर दो, इसकी भी यूनिट किलो जूल पर केजी मिल जाएगी। गेटिंग दिस? ठीक है, तो क्या की है, जस्ट टू बैलेंस द यूनिट, जस्ट कि हर एक जो टर्म है उसकी यूनिट किलो जूल पर केजी में हम रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें यूजुअली मींस मोर देन 99% ऑफ टाइम्स वो किलो जूल पर केजी या किलो जूल पर सेकंड में ही, मतलब किलो जूल में ही देता है कुल मिला के, जूल में नहीं देते, जूल में बहुत कम देते हैं। ठीक है, तो अब अगर मुझे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, मैं क्या कर सकता हूं, सो दिस कैन बी रिटन एज h1 प्लस v1 स्क्वायर बाय 2000 प्लस z1g by 1000 plus dq by dm is equal to h2 plus v2 square by 2000 plus z2g by 1000 plus dw by d। Is this clear? ये समझ? ठीक है, क्योंकि ये समझ में आया, ये हमने डिवाइड बाय 1000 क्यों किया, ताकि हम यूनिट बैलेंस कर सके। अब इसकी यूनिट बैलेंस है, अब डायरेक्टली आप h को किसमें रख सकते हैं, h इन किलोजूल पर केजी, dq by dm या फिर dw by dm, ये सब किसमें है, ऑल दीज आर इन किलोजूल पर केजी। 10,000 किलोजूल पर केजी में रखना है, ये डायरेक्टली आपको किलोजूल पर केजी में मिलते हैं। दिस क्लियर? ठीक है, सो दिस इज अनदर, ये एक और फॉर्म आपको मिलती है। दिस इज क्लियर? ठीक है, अब थोड़ा सा मैं और सिंपलीफाई कर देता हूं आपके लिए, बहुत सिंपल कर देते हैं इसको। क्या क्या लिख सकते हैं आप, देखो इसको, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, dq by dm जो कि है पर यूनिट फ्लो ऑफ हीट, पर यूनिट मास फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, q नॉट q डॉट, जस्ट q। ठीक है, तो dq by dm को हमने क्या लिख दिया, q लिख दिया। ठीक है, किलोजूल पर केजी, दिस इज इक्वल टू, ये q किसके इक्वल है, ये वाला q देखो किसके इक्वल हो गया, पर यूनिट मास जो हीट फ्लो हो रही है ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू h2 h1। ये क्या हो गया, h2 h1, यानी कि डेल h, इसको आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, दिस इज नथिंग बट डेल h। यस, ठीक है, प्लस v2 स्क्वायर बाय 2000 माइनस v1 स्क्वायर बाय 2000 व्हिच इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सही नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ो, z2g माइनस z1g, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और उसके अलावा क्या मिल रहा है आपको, वर्क प्लस, ये बहुत सिंपल फॉर्म में आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। दिस इज स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, द फर्स्ट लॉ फॉर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। नाउ दिस क्लियर, q is equal to change in potential kinetic energy, change in potential energy plus change in enthalpy plus work done। ठीक है, where all the units are in kilojoule per kg। सब किसमें मिल रहा है आपको, इस इन किलोजूल पर केजी, किलोजूल पर केजी में। हीट भी जो है आपकी ये किसमें है, ये आपकी किलोजूल पर केजी। अब दिस क्लियर? यस, ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर एन ओपन सिस्टम। ठीक है, अब देखो इसको, तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, देखते हैं हम एक एक करके एप्लीकेशन देखते हैं। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यस, ठीक है, ये आपका फाइनल फॉर्म है,
h1 plus v1 square by 2000 plus z1g by 1000 plus q is equal to h2 plus v2 square by 2000 plus z2g by 1000 plus z। ये कब है? जब आपका किलोजूल पर केजी में है, और अगर किलोजूल पर सेकंड में है तो आप मास फ्लो रेट के साथ आपको लिखना है, मतलब यहाँ पर आपका मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 h1 plus v1 square by 2 plus z1g plus q is equal to m2 h2 plus v2 square by 2 plus z2g plus z। ठीक है, यहाँ पर भी आप चाहे तो डिवाइड बाय 1000 कर सकते हैं अगर आपको यूनिट बैलेंस करनी है तो। ये भी डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, ये भी डिवाइड बाय 1000, तो we have modified by units। yes, is it clear? क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़े। राइट, अब इसके कुछ एक एप्लीकेशंस देखते हैं हम इसके स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के। ठीक है, सबसे पहला जो एप्लीकेशन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नोजल एंड डिफ्यूजर। ओके, नाउ व्हाट एक्चुअली इज नोजल? नोजल कहां काम आती है? नोजल इंक्रीजेस द वेलोसिटी, और वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो किसके एक्सपेंस में कर रही है? एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर उसका कम होगा, वेलोसिटी उसकी बढ़ेगी, किसमें? नोजल। ठीक है, तो नोजल इज अ steady flow device which increases kinetic energy at the expense of pressure। नोजल में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है, और साथ ही साथ आपका प्रेशर ड्रॉप होता है। कहां यूज होता है? जैसा दिस इज यूज्ड इन जेट प्रोपल्शन सिस्टम, जेट सिस्टम में यूज होता है। इनलेट ऑफ इम्पल्स टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हाई वेलोसिटी से हम उसमें वाटर या फिर एयर हम उसमें इंपैक्ट करते हैं। गेटिंग दिस? ठीक है, तो वो हाई वेलोसिटी वाटर हम कहां से निकालते हैं? फ्लूइड हाइड्रोलिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो हाई वेलोसिटी वाटर हम कहां से लेके आते हैं? विद द हेल्प ऑफ नोजल। या गैस टरबाइन में अगर आपने पढ़ा होगा तो नोजल का यूज बहुत होता है गैस पावर प्लांट। ठीक है, सिमिलरली डिफ्यूजर इसका जस्ट अपोजिट। डिफ्यूजर क्या करता है? नोजल क्या किया? वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, डिफ्यूजर डिक्रीजेस द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी। कभी भी ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स रहते हैं। If kinetic energy is increasing, pressure will decrease. If pressure is increasing, kinetic energy will decrease. Yes. So diffuser is a steady flow device which increases the pressure at the expense of kinetic energy. कहाँ यूज होता है? In centrifugal compressors. Centrifugal compressors में हम क्या यूज करते हैं? We use diffuser. Yes. ठीक है, थोड़ी सी इसकी एनालिसिस कर लेते हैं नोजल की और डिफ्यूजर की। So this is the nozzle. नोजल यूजुअली हम कन्वर्जिंग शो करते हैं, however जरूरी नहीं है कि नोजल कन्वर्जिंग हो, इट मे बी डाइवर्जिंग एज वेल डिपेंडिंग अपॉन द मैक नंबर। ये सब क्या चीज है आप आगे चल के कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो में पढ़ेंगे। ठीक है, बट यूजुअली हम जो सोनिक वेलोसिटी से कम में, क्योंकि कन्वर्जिंग नोजल ही आपकी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, इसलिए यूजुअली भी कंसीडर इट एज कन्वर्जिंग, है ना। कन्वर्जिंग भी होता है, डाइवर्जिंग भी होता है, और कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग के साथ डाइवर्जिंग भी होता है, तो हर तरह के नोजल्स होते हैं, बट दिस इज अ कन्वर्जिंग नोजल। ये कन्वर्जिंग नोजल है। यस, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज यहाँ पर आपकी जो मास फ्लो रेट है दैट इज लेट्स सपोज m1, और वेलोसिटी है दैट इज लेट्स सपोज v1, और आउटलेट मास फ्लो रेट इज लेट्स सपोज m2, और वेलोसिटी है लेट्स सपोज v2। यस, ठीक है। नाउ इफ आई अप्लाई स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इन दिस पर्टिकुलर नोजल, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाना है। ओके, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होता है? q इज इक्वल टू डेल्टा h प्लस डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी प्लस w। ठीक है। Now, this particular nozzle is meant to increase the velocity. इसका काम है वेलोसिटी को इंक्रीज करना, प्रेशर को कम करना। यानी कि इसमें कोई भी शाफ्ट वर्क नहीं होगा। शाफ्ट क्या रोटेट कर रहे हैं? Obviously not. So shaft work will be that is the first thing. तो ये nozzle की necessary condition है, because nozzle is not rotating some shafts, so this W should be zero. That is the first thing. Now, एक दो assumptions इसमें हम लेते हैं. Let's suppose if this nozzle is completely insulated. For completely insulated nozzle, Q is equal to 0. कोई भी हीट लॉस नहीं होगा अगर हमारी नोजल इंसुलेटेड है, तो हीट लॉस विल बी 0, तो Q is equal to 0 हो गया। That is the first thing। ठीक है। एक और कंडीशन हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फॉर सेम हाइट, अगर ये सेम हाइट में है तब क्या हो जाएगा आपका Z1 equal to Z2, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी अब क्या होगी आपकी 0 होगी। सो दिस विल आल्सो बी 0। ठीक है, ये कंडीशनल है। ये जो चीज मैंने दो बताई है ये कंडीशनल है। कंडीशन क्या है कि पहला इंसुलेटेड है तो Q 0 है। अगर मान लो की बात, इफ नोजल इज नॉट इंसुलेटेड देन यू विल हैव टू कंसीडर द वैल्यू ऑफ Q। ठीक है, लेकिन यूजुअली कंडीशंस इसलिए बताई जा रही है क्योंकि एक जो जनरलाइज जो आपको
जो चीजें मिलेगी वो उस कंडीशन के साथ मिलती है, इसलिए वो कंडीशन के साथ आपको बताया जाता है। अदरवाइज दिस इज द मेन फॉर्मूला, ये आपका मेन फॉर्मूला है, इसी से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, कंडीशन हमने क्या लगाई, पहले इंसुलेटेड है तो Q0 हो गया। दूसरा, अगर ये दोनों सेम हाइट पे, इनलेट और आउटलेट आपका सेम हाइट पे, तब आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। मान लो कि बात सेम हाइट पे नहीं होता है, बाय चांस अगर इस तरह का नोजल आपको मिलता है व्हिच इज नॉट इन द सेम हाइट, जिसका इनलेट और आउटलेट आपका सेम हाइट में नहीं है, तब क्या करेंगे, देन यू विल हैव टू कंसीडर द पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका Z1 इतना है, ये Z2 आपका इतना है फ्रॉम डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करनी पड़ेगी। मैंने जो कंडीशन लिया उसके हिसाब से I consider it at the same level, so we neglected the potential energy. Is this clear? Yes, ठीक है। Now after applying these conditions, क्या मिलेगा मुझे, देखो, what I will get is delta H is equal to minus of delta kinetic energy। दिक्कत है? सही है, ठीक है। Now further इसको क्या लिख सकते हैं, so this will be equal to H2 minus H1 is equal to minus of V2 square by 2000 minus V1 square by 2000। मास तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, यस, ठीक है ना। इसमें एक कंडीशन हम और लगा सकते हैं, अच्छा इसको फर्दर आप क्या कर सकते हैं, दिस विल बी H1 आप इधर लोगे प्लस V1 स्क्वायर बाय 2000 इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय, ठीक है। दिस इज द मेन इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर नोजल, ठीक है ना। इसमें एक कंडीशन मैं और लगा सकता हूं, इफ V1 इज वेरी वेरी लेस देन, ये क्यों लगा रहा हूं मैं कंडीशन, मन से नहीं लगा रहा हूं। नोजल का जो बेसिक फंक्शन रहता है दैट इज टू इंक्रीज द वेलोसिटी, काम ही होता है वेलोसिटी को इंक्रीज करना, है ना, और मल्टीपल टाइम्स मल्टीफोल्ड्स वेलोसिटी को इंक्रीज करना। ओके, तो इसका मतलब लेट्स सपोज V2 जो है आपकी आउटलेट वेलोसिटी बहुत 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 ज्यादा है कंपेयर टू V1, तो V1 को आप क्या कर सकते हैं, आप निगलेक्ट कर सकते हैं। इफ यू आर निगलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर V1, तब आपको क्या मिल जाएगा, see again these are all conditions। अगर आपको मान लो कि बात इनिशियल वैल्यू V1 की दी हुई है तो आपको वो कंसीडर करनी है ना। यूजुअली अगर नहीं दी है तो आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं, नोजल में कोई दिक्कत नहीं है। द रीजन बीइंग कि आउटलेट वेलोसिटी उसकी ज्यादा होती है, नोजल का काम ही है वेलोसिटी को इंक्रीज करना, यस, ठीक है। हाँ, तो क्या मिल जाएगा, देखो, if V1 is very very less than V2, तो ये वाली टर्म की आपकी क्या हो जाएगी, this will also be neglected and you will get what finally, this H1 is equal to H2 plus V2 square by 2000, okay, or you get this V2 is equal to under root of 2000 into H1 minus S, clear? Yes, ठीक है। So this V2 is equal to under root of 2000 H1 minus S। 2000 क्यों आया, ये मैंने आपको बताया कि H1 S2 आप डायरेक्टली यहाँ पर किलोजूल पर केजी में ले सकते हैं। So this is how you, if you want to determine the final velocity of a nozzle, you just need the initial and final enthalpies। initial और final enthalpy आपके पास है, you can directly determine the final velocity of a nozzle। आपको just yes, ठीक है। इसी का एक भाई है लेकिन इससे जस्ट अपोजिट है, इसका नाम है डिफ्यूजर, ठीक है। नोजल क्या करता है, नोजल इंक्रीजेस द वेलोसिटी एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर, डिफ्यूजर डिक्रीजेस द वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा और प्रेशर को ये बढ़ाता है, ठीक है। तो इसका डाइवर्जिंग, यूजुअली हम डाइवर्जिंग लेते हैं, ठीक है। अगेन कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर हमने डाइवर्जिंग लिया है इसको, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वेलोसिटी को कम करेगा, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है, तो एरिया बढ़ रहा है तो आपकी वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी और प्रेशर बढ़ेगा, यस, ठीक है ना। ठीक है, अगेन इसमें भी अप्लाई करो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, क्या होता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी प्लस, ठीक है। अप्लाई द सेम कंडीशन, जो कंडीशन हमने वहां पर यूज की है वही कंडीशन यहाँ अप्लाई करो। सबसे पहली चीज वर्क डन तो जीरो होगा, यस, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमने क्या अप्लाई की, वी एज्यूम दिस टू बी परफेक्टली इंसुलेटेड, वी आर एज्यूमिंग दिस पर्टिकुलर डिफ्यूजर टू बी परफेक्टली इंसुलेटेड, परफेक्टली इंसुलेटेड है तो ये आपका Q भी क्या हो जाएगा, दिस विल आल्सो बी जीरो, यस। इफ दे आर एट सेम हाइट, अगर इनलेट और आउटलेट अगेन सेम हाइट पे है तो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी, ओनली एंड ओनली इफ बोथ इनलेट एंड आउटलेट आर एट सेम हाइट, ठीक है। तो फर्दर आपको ये क्या मिल जाएगा, देखो, सो फ्रॉम हियर अगेन यू विल गेट व्हाट, डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और यू कैन से दिस H2 minus H1 is equal to minus of V2 square by 2000 minus V1 square by 2,
सही है नहीं? ठीक है, ये आपका यहाँ तक तो सेम ही चीज चल रही है, h1 प्लस v1 स्क्वायर बाय 2000 इक्वल टू h2 प्लस v2 स्क्वायर बाय 2। ये हमको सेम इक्वेशन नॉजल में भी मिला। सही है, ठीक है। बट डिफ्यूजर में डिफरेंस क्या है, डिफ्यूजर में जो आउटलेट वेलोसिटी है वो कम होती है। डिफ्यूजर का काम क्या है, वेलोसिटी को कम करना। तो आउटलेट वेलोसिटी मे बी वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू इनलेट वेलोसिटी। नाउ इफ v2 इज वेरी वेरी लेस देन v1, ठीक है, अगेन आप इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं एंड यू गेट व्हाट, h1 या v1 is equal to 2000 equal to h2 minus h1, okay, or you can say this v1 will be equal to under root of 2000 into h2 minus h1. This is clear, ठीक है। तो ये इनलेट वेलोसिटी आपको कितनी मिल जाएगी, that will be equal to under root of 2000 h1 minus h2. Okay, so you just need inlet and outlet enthalpies. अगर आपके पास वो enthalpies की वैल्यू, you can easily determine the inlet velocities in case of diffusion and outlet velocity in case of nozzle. I hope this makes sense. Yes, ठीक है। So this is the first application which is nozzle and diffuser. Nozzle क्या करता है, again nozzle increases the velocity at the expense of pressure. Diffuser decreases the velocity और साथ ही साथ वो प्रेशर को क्या करता है, प्रेशर को बढ़ा। सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, दैट इज टरबाइन एंड कंप्रेसर। ठीक है, सुना भी हो टरबाइन एंड कंप्रेसर के बारे में। Now what are turbines? Turbines are the power producing device. Okay, the device which produces power. Gas turbine आपका एक अलग सब्जेक्ट है, उसमें आप बहुत सारे टर्बाइंस के अलग-अलग टर्बाइंस के बारे में हम पढ़ते हैं। बेसिकली टर्बाइंस आर द पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस, जो भी पावर प्रोड्यूस करता है दैट इज टरबाइन। ठीक है, टरबाइन इज अ स्टेडी फ्लो डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस पावर। ठीक है, स्टेडी फ्लो डिवाइस दैट मींस मास कंटीन्यूअसली उसमें अंदर आता है, मास कंटीन्यूअसली बाहर जाता है एंड इट प्रोड्यूसेस पावर। यस, ठीक है। यूजेस कहां-कहां पर होता है ये मैंने बताया आपको, गैस पावर प्लांट, देन स्टीम पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड सो। ठीक है। सिमिलरली कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर इज अ पावर कंज्यूमिंग डिवाइस व्हिच इंक्रीजेस प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, कंप्रेसर बेसिकली आपने देखा होगा, हम जब गाड़ियों में हवा भराने जाते हैं, कैन सी आप इस तरह की एक डिवाइस देखते हैं। ठीक है, यस, दिस इज नथिंग बट एयर कंप्रेसर, जहां पे आपको हवा भरना है, यहां पर दो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये जो हम जो कंप्रेसर देखते हैं वो तो ऑब्वियसली आपका पिस्टन सिलेंडर वाला कंप्रेसर है, बट यहाँ जो हम कंप्रेसर की बात करेंगे दैट इज ओपन सिस्टम कंप्रेसर, और उसमें कंटिन्यूअसली आपका जो शाफ्ट है वो रोटेट होगा और शाफ्ट के रोटेट होने पर कंप्रेशन होगा। तो ये कंप्रेशन होता है, ये अल्टीमेटली क्या करता है, ये एयर को सक करता है, उसका प्रेशर इंक्रीज करके यहाँ पर स्टोर करते हैं, देन फाइनली यहाँ से हम आउटलेट देते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह इंडस्ट्रीज में बहुत यूज होते हैं, स्प्रे पेंटिंग वगैरह आपने देखी होगी, बहुत सारी जगह कंप्रेस्ड एयर यूज होते हैं इंडस्ट्री में। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट कंप्रेसर। ठीक है, कहां-कहां यूज होता है कंप्रेसर, देखो गैस पावर प्लांट, देन रेफ्रिजरेटर सप्लाई, हाई प्रेशर ऑफ एयर इन द इंडस्ट्रीज। ठीक है, देन राइट, ओके। नाउ टरबाइन एंड कंप्रेसर के बारे में ओके, थोड़ी सी इसकी एनालिसिस करते हैं, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन देखते हैं टरबाइन के बारे में और कंप्रेसर। ठीक है, एज आई टोल्ड यू ये एक ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू कंसीडर द कंट्रोल कंट्रोल। ठीक है, continuously mass is getting in, let's suppose m1 mass is continuously getting in and m2 mass is continuously getting out, and in this process this is producing ws shaft work। shaft work की हमने बात की, ws shaft work ये प्रोड्यूस कर रहा है। दिस इज क्लियर? यस, ठीक है ना। अच्छा, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाओ, इसमें क्या होता है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, क्या होता है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, Q इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी प्लस W। यस, ठीक है। नाउ इफ दिस पर्टिकुलर टरबाइन इज कंप्लीटली इंसुलेटेड, अगर ये टरबाइन पूरी तरह से इंसुलेटेड है, फॉर इंसुलेटेड टरबाइन, ठीक है, अगेन दीस आर ऑल कंडीशंस। आपका जो मेन इक्वेशन है, मेन इक्वेशन आपका यही है, ठीक है। अब इसमें हम अलग अलग कंडीशन अप्लाई करते हैं, फिर फाइनल इक्वेशन हम वहां पर लेके आते हैं। ठीक है, बट जो फाइनल इक्वेशन मिलता है, जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि वो कंडीशनल है, जो कंडीशंस लगाए हैं उसके साथ ही वो मिलेगा, है ना। मेन इक्वेशन आपका ये फॉर इंसुलेटेड टरबाइन
Q इज इक्वल टू 0, फर्स्ट थिंग। यस, ठीक है। तो अगर आपका टरबाइन इंसुलेटेड है तो ये Q तो हो गया आपका 0, पहली चीज, ठीक। Now, if kinetic energy and potential energies are neglected, ठीक है, if again conditions है, if kinetic energy is neglected, that means change in kinetic energy is 0. If potential energy is neglected, change in potential energy is 0, ठीक है। तब आपको क्या मिलेगा? Then what you get is delta H equal to minus of W, ठीक है। और ये W कौन सा है? मैंने आपको बताया, this is nothing but W शाफ्ट, जो शाफ्ट वर्क कर रहा है उसी को हम इस W से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। Now, what is this delta H? क्या होगा ये? Final mass emission H2 minus H1. This is nothing but minus of W. Okay? Or further you can say this WS shaft work is equal to H1 minus H2 in kilojoule per kg. Kilojoule per kg में आपको क्या मिलेगा ये? This is nothing but H1 minus H2. Yes, ठीक है। और अगर आपको कंप्लीट चाहिए किलोजूल पर सेकंड में चाहिए, then you have to multiply it by mass flow rate. Okay, so all you can say this WS is equal to mass flow rate into H1 minus H2. Okay, mass flow rate मतलब dm by dt. Okay, ये हमारा केस में था किलोजूल पर केजी, this was in किलोजूल पर केजी, और ये किस में है? केजी पर सेकंड। ओके, तो ये केजी केजी के अंदर क्या मिलेगा आपको? किलोजूल पर सेकंड। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर आपको पावर चाहिए, पावर इन द सेंस कि किलोजूल पर सेकंड में अगर आपको चाहिए, वर्क डन पर यूनिट टाइम अगर आपको चाहिए, यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन m into h1 minus h2, and if you want it in kilojoule per kg you can directly use this equation h1 minus h2. Is this clear? Yes, okay, so this is about turbine, ठीक है। सिमिलरली कंप्रेसर, सिंपल चीज है, अगर टरबाइन साउंड में आ गया तो कंप्रेसर आ जाएगा। कंप्रेसर का भी हमको सेम काम करना है, Q is equal to delta H, delta kinetic energy, delta potential energy plus, yes, is clear, ठीक है ना। सेम चीज अगर इंसुलेटेड है, इफ दिस कंप्रेसर इज इंसुलेटेड तो क्या हो जाएगा? एक तो Q0 हो गया। अगर काइनेटिक एनर्जी निग्लेक्ट करते हैं, इफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर निग्लेक्टेड, चेंज 0 हो गए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यस, ठीक है। सो फाइनली व्हाट यू गेट इज, ये आपका ये 0 हो गया, Q0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। फाइनली व्हाट यू गेट इज W इक्वल टू माइनस ऑफ डेल H, है ना। बट एक चीज ध्यान देना, ये जो वर्क है, दिस वर्क शुड बी डन ऑन द सिस्टम। ये जो वर्क हो रहा है, दिस वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, है ना। कंप्रेसर का बेसिकली काम क्या रहता है? कंप्रेसर क्या करता है? यहाँ से फ्रेश एयर अंदर लेगा, ठीक है। उस फ्रेश एयर में वी आर डूइंग वर्क, वी आर कंप्रेसिंग दैट पर्टिकुलर फ्रेश एयर, उस पे हम वर्क कर रहे हैं। तो ये कंप्रेसर की ब्लेड्स क्या करेगी? ये घूम के उस पे उसको कंप्रेस करेगी एंड फाइनली कंप्रेस्ड एयर यहां से बाहर निकलेगी। दैट मींस वी हैव टू परफॉर्म वर्क। आपने कंप्रेसर देखा होगा, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं। क्यों कनेक्ट करते हैं? दैट मींस वी आर डूइंग सर्टेन वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर कंप्रेसर, एंड व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इट विल बी टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। ये जो वर्क आप देख रहे हैं, दिस विल बी टेकन एज नेगेटिव। ये जो वर्क आपको मिलेगा, दिस विल बी अ नेगेटिव। अब दिस इज क्लियर? यस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये दिस कैंसिल, बचा क्या? W is equal to S2 minus H1 in किलोजूल पर kg, ठीक है। या फिर W is equal to M into S2 minus H1 in किलोजूल पर kg। यस, सही नहीं है, ठीक है। अगेन बट कंप्रेसर इज द पावर कंज्यूमिंग डिवाइस, सो दिस वर्क, ये जो वर्क हमने लिया यहाँ पर, ये नेगेटिव। अच्छा, अब इसके बाद आपको फिर नेगेटिव कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। दिस मच वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, है ना। ये जो आपको मिलेगा, ये नेगेटिव, ये मैग्नीट्यूड मिलेगा। इसके बाद ऐसा नहीं कि उसको आप नेगेटिव कर दिए, क्यों? क्योंकि हमने नेगेटिव साइन ऑलरेडी यहाँ पर कंसीडर कर लिया। इज इट क्लियर? यस और नो? तो यू जस्ट नीड इनिशियल एंड फाइनल एंथैल्पीज। अगर आपको काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी नेग्लेक्ट की जा रही है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इनिशियल फाइनल एंथैल्पीज चाहिए। यू कैन डिटरमाइन द कंप्रेसर वर्क एज वेल एज द टरबाइन वर्क। इज इट क्लियर? यस, ठीक है।
नेक्स्ट एप्लीकेशन में आ जाते हैं, इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, दैट इज थ्रॉटलिंग डिवाइस। ओके, नाउ व्हाट इज दिस थ्रॉटलिंग? थ्रॉटलिंग का मतलब आप जानते होंगे। व्हाट इज थ्रॉटलिंग? थ्रॉटलिंग इज अ फ्लो रेस्ट्रिक्टिंग डिवाइस। अगर आप किसी फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं किसी पैसेज में जाने से, दैट इज कॉल्ड एज थ्रॉटलिंग। ठीक है, उसका एग्जांपल मैं अभी दूंगा, उससे और चीजें क्लियर हो जाएगी। व्हिच कॉजेस प्रेशर ड्रॉप ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, इफ यू आर रेस्ट्रिक्टिंग द फ्लूइड, फ्लो को आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो दैट पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन विल कॉज द प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर कम होगा। ठीक है ना, तो इस चीज को समझो। देखो ये देखो, ये कुछ एक एग्जांपल्स है थ्रॉटलिंग के। फर्स्ट इज दिस एडजस्टेबल वॉल। एडजस्टेबल वॉल मतलब ये यहाँ पर आप देख पाते हैं। ठीक है, वॉल घरों में आपने देखा होगा, जो नलों की टूटी रहती है इस तरह से, जो पाइप के बीच में हम लगाते हैं वॉल्व को, बंद चालू करते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इसको एक हद तक क्लोज कर दिया, मतलब पूरी तरह से क्लोज नहीं है, बट हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा सा पानी उसमें से जा रहा है। मतलब ये पानी जो है ये आपका यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये पानी आपका ये फ्लो यहाँ से आया। ठीक है, ये पूरी तरह से बंद नहीं है, तो ये यहाँ से निकलते हुए यहाँ से जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज थ्रॉटलिंग डिवाइस। आपने क्या किया, आपने फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, बहुत हद तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया। उससे क्या होगा, उसका प्रेशर ड्रॉप होगा। ठीक है, तो ये एक हो गया। दूसरा एग्जांपल इसका पोरस प्लग, मतलब समझ रहे हैं? पोरस प्लग का मतलब है कि यहाँ पर आपने फोम जानते हैं, फोम देखे होंगे, स्पंज। ठीक है, स्पंज है एक तरह से। गेटिंग दिस? ओके, पोरस प्लग मींस एक स्पंज है यहाँ पर। तो यहाँ से आपका वाटर आ रहा है, वाटर क्या होगा, एक लेट्स सपोज हाई प्रेशर में वाटर आ रहा है, धीरे धीरे ये स्पंज क्या करेगा, धीरे धीरे स्पंज इस वाटर को पूरी तरह से सोख लेगा। ठीक है, और यहाँ से फिर यही वाटर जो है यहाँ से धीरे धीरे करके बाहर। अगेन व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर रेस्ट्रिक्टिंग द फ्लो। आ रहा था उसको हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, जितना मास यहाँ से आ रहा है उतना ही बाहर निकलेगा, लेकिन वो रेस्ट्रिक्ट हो गया, उसका प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो गया। गेटिंग दिस? थ्रॉटलिंग ट्यूब्स। सिमिलरली कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब ओके, ये इस तरह से रहती है, इंडस्ट्रीज में आपने अगर देखा होगा तो। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब का भी काम यही रहता है, हम उसको यूज करते हैं जस्ट फॉर ड्रॉपिंग द प्रेशर। जैसे कि जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर में जो प्रेशर ड्रॉप करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है, दैट इज कैपिलरी ट्यूब। गेटिंग दिस? ठीक है, तो सिंपली आप इसको इससे पास करेंगे, फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करते हुए पास करते हो, तो ऑलरेडी उसका जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, आप पढ़ो क्या लोग रहिए। हाँ, एक चीज जो मैं चीज में बता रहा था कि प्रेशर नो डाउट आपका ड्रॉप हो रहा है, बट वेलोसिटी आपकी इंक्रीज नहीं हो रही है। मतलब ऐसा नहीं कि प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी। नाउ यू मे से सर ये ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए, देखो समझो इस चीज को ध्यान से, ये यहाँ पर लेट्स सपोज आपकी वेलोसिटी है v1। ठीक है, इसको मैं आपको एक ओरिफिस के थ्रू समझाता हूँ। ओरिफिस मतलब समझते हैं, सेम चीज, ये ऐसा आपका पार्ट है और ये बीच में हल्का सा गैप है। ठीक है, तो यहाँ से आपका वाटर आ रहा है, ये गैप से होते हुए ये दिस इज आल्सो थ्रॉटलिंग डिवाइस, इसको बोलते हैं ओरिफिस। एक स्मॉल होल है, हमने होल कर दिया है और इस होल के थ्रू आपका जो वाटर है वो पास हो रहा है। इज क्लियर? ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ओरिफिस। ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, ध्यान से समझो इस चीज को। मैंने क्या कहा आपको कि प्रेशर तो ड्रॉप हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज नहीं हो रही, मतलब काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज नहीं हो रही है, बट स्टिल प्रेशर ड्रॉप। नाउ यू मे से कि सर ऐसा कैसे? अभी तक तो हम देख रहे थे कि प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। देखो इसलिए इस चीज को समझो कि यहाँ पर आपका एरिया जो है, ये एरिया आपका देखो और ये एरिया देखो, दिस एरिया आर सेम, ये दोनों एरिया आपके सेम है। ठीक है, इन बिटवीन यहाँ पर आपका एरिया कम हुआ है, तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी नो डाउट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पहले यहाँ पर आपकी वेलोसिटी लेट्स सपोज थी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो गया, एरिया कम हो गया अचानक से, तो आपकी वेलोसिटी बढ़ गई, लेट्स सपोज यहाँ हो गया आपकी 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर फिर से एरिया कम हो गया, यहाँ अगेन कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मुझे शुरुआत से और एंड की वेलोसिटी से मतलब नहीं है, आई एम जस्ट कंसर्न विद द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मुझे काइनेटिक एनर्जी से मतलब नहीं, मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से मतलब है। जब मैं स्टडी टू एनर्जी इक्वेशन लगा रहा हूँ, मैं कहाँ के बीच में लगाता हूँ, मैं इनलेट और आउटलेट के बीच में लगाता हूँ। और इनलेट और आउटलेट के बीच में जब मैं लगाता हूँ तो मैं जो जिस चीज की बात करता हूँ, दिस Q इज इक्वल टू डेल H प्लस डेल काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल पोटेंशियल एनर्जी प्लस। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मुझे चेंज से मतलब है ना, मुझे कितनी भी रहे उसकी, भले ही 100 200 500 कितनी भी मीटर पर सेकंड वेलोसिटी रहे, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट।
आई एम जस्ट कंसर्न विद द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या यहाँ पर कुछ चेंज दिख रहा है क्या? व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हियर? जीरो। ओके, इज दिस क्लियर? ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा आपको कि नो डाउट प्रेशर तो ड्रॉप हो रहा है, बट थ्रॉटलिंग मोड की खासियत ये है, प्रेशर तो आपका ड्रॉप होता है बट वेलोसिटी आपकी इंक्रीज नहीं होती है, वेलोसिटी आपकी जितनी है उतनी ही रहती है। दिस इज क्लियर? ठीक है, आप पढ़ो उसको, आप समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है। हियर प्रेशर ड्रॉप डज नॉट कॉजेस वेलोसिटी इंक्रीज एज इन नोजल। नोजल में प्रेशर ड्रॉप होता है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज होती है एज इन नोजल, और प्रोड्यूसेस शाफ्ट वर्क एज इन टरबाइन। ठीक है, प्रेशर एनर्जी जो नोजल में है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में, है ना। नोजल हमने सबसे पहला एप्लीकेशन यही देखा, नोजल। ठीक है, नोजल में क्या हुआ था? नोजल में जो आपकी प्रेशर एनर्जी है, दैट पर्टिकुलर प्रेशर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। दिस वाज द फर्स्ट केस। दूसरा हमने क्या देखा? टरबाइन देखा। टरबाइन में कंप्रेसर की बात की हमने। टरबाइन में जो आपकी जो प्रेशर होती है, सॉरी, टरबाइन में जो आपकी एनर्जी होती है, जो प्रेशर एनर्जी होती है, दैट प्रेशर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू वर्क। वही प्रेशर से हम क्या करते हैं? प्रेशर को किस में कन्वर्ट करते हैं? हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं। बट थ्रॉटलिंग डिवाइस में दोनों चीज नहीं हो रही है, ना तो आपको वर्क मिल रहा है ना ही आपको वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। गेटिंग दिस? ओके, सो दिस इज नथिंग बट द थ्रॉटलिंग डिवाइस। फिर से पढ़ो इसको, क्या बोल रहा है ये देखो। which causes pressure drop of the fluid. Here pressure drop does not cause velocity increase as in nozzle. Pressure drop velocity increase भी नहीं कर रहा है, और produce shaft work as in turbine. It is purely due to loss. Ultimately क्या हो रहा है? वो lose हो रही है, वो एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो रही है, वो लूज हो रही है, वो हमारे फिर किसी काम की नहीं है। This is clear? Yes? ठीक है, एग्जाम्पल पार्शियली ओपन बॉडी। यस, ठीक है। यूजेस कहाँ पर है? वेपर कंप्रेशन, रेफ्रिजरेशन साइकिल, मैंने आपको बताया रेफ्रिजरेशन हम यूज करते हैं। थ्रॉटलिंग वाल्व इज यूज्ड टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेटर। इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन कैपिलरी ट्यूब्स आर यूज्ड। जो घरों में जो हम रेफ्रिजरेटर्स यूज करते हैं वहां पर कैपिलरी ट्यूब को ही एज अ थ्रॉटलिंग डिवाइस यूज किया जाता है। अब दिस क्लियर? यस, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द थ्रॉटलिंग डिवाइस। ठीक, अच्छा, अब इसको एनालिसिस कर लो थ्रॉटलिंग डिवाइस की, तो क्या होगा? ओके, क्या होगा थ्रॉटलिंग डिवाइस? अगेन सेम चीज, इफ दिस पर्टिकुलर थ्रॉटलिंग डिवाइस इज इंसुलेटेड, ध्यान दो इधर, या तो वो थ्रॉटलिंग डिवाइस बहुत छोटी है या फिर वो पूरी तरह से इंसुलेटेड है। क्या बोल रहा हूं मैं? इंसुलेटेड तक तो सर समझ में आ रहा था कि अगर वो इंसुलेटेड है तो नो डाउट आपका जो क्यू होगा दैट विल बी जीरो। इफ इंसुलेटेड क्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर? ठीक है, और सेम हाइट पे है अगर, और सेम हाइट, पोटेंशियल एनर्जी चेंज भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी कुछ इंक्रीज नहीं हो रही है, ये मैंने आपको बताया, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज तो आपको ऑलरेडी जीरो है। ठीक है, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, वर्क तो ऐसे ही कुछ नहीं कर रहा था, थ्रॉटलिंग प्रोसेस है उसमें कोई शाफ्ट वर्क तो हो रहा नहीं है। मतलब कुल मिला के आपको क्या मिल रहा है? फॉर अ कंप्लीटली इंसुलेटेड थ्रॉटलिंग वाल्व व्हाट यू आर गेटिंग इज delta H is equal to 0. That means enthalpy is constant. This is clear? Delta H is equal to 0. That means enthalpy is constant. इसमें in a throttling device. ठीक है? ये तो एक केस हो गया। मान लो कि बात इंसुलेटेड नहीं है, ठीक है, तब भी क्या आप बोलेंगे क्या कि एंथैल्पी कांस्टेंट है? देखते हैं। स्मॉल नॉन इंसुलेटेड थ्रॉटलिंग वाल्व, ठीक है, बहुत स्मॉल है, बहुत छोटी सी थ्रॉटलिंग वाल्व है आपकी, भले ही इंसुलेटेड नहीं है बट वो बहुत छोटी है। बहुत छोटी है तो क्या आपका हीट ट्रांसफर कुछ होगा क्या? नहीं होगा, है ना। हीट ट्रांसफर के लिए यू नीड सफिशिएंट एरिया, जब तक सफिशिएंट एरिया आप उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे तब तक वो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, ये जैसी एंटर की तुरंत निकल गई, इन बिटवीन देयर इज नो हीट ट्रांसफर।
ओके, तो अगेन अगर वो एक बहुत छोटी है, भले ही नॉन इंसुलेटेड है, भले ही वो नॉन इंसुलेटेड है, बट इफ इट इज अ स्मॉल थ्रॉटलिंग डिवाइस, तो ऑब्वियसली आपका Q अगेन यहाँ पर 0 होगा, और अगेन del H is equal to 0, that means again the process is an isenthalpic process. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, isenthalpic process, यानी कि enthalpy remains constant if it is a small non insulated throttling. अगर छोटी नॉन इंसुलेटेड है लेकिन छोटी सी है तो उसमें क्या होगा, हीट ट्रांसफर तो 0 होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी नॉन इंसुलेटेड है और लंबी थ्रॉटलिंग हुआ, ठीक है, फॉर लार्ज नॉन इंसुलेटेड, क्या होगा देखो, Q इज इक्वल टू del H एनर्जी देखो क्या क्या 0 है, काइनेटिक एनर्जी चेंज 0, पोटेंशियल एनर्जी चेंज 0, डॉक्टर तो 0 है ही। नाउ व्हाट यू विल गेट इज Q इज इक्वल टू डेल्टा H, हीट लॉस हो रही है, दैट इज नथिंग बट चेंज इन, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग कंडीशन है, ध्यान रखना इस चीज को। सबसे पहली कंडीशन हमने क्या देखी, इफ द वॉल्व इज लॉन्ग इनफ, बड़ी वॉल्व बड़ी है लेकिन इंसुलेटेड है, बड़ी वॉल्व है बट इंसुलेटेड है, तो Q तो आपका 0 हो गया। Q 0 है तो आपकी प्रोसेस जो होगी वो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होगी, तो एंथैल्पी विल रिमेन कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि Q 0 है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी 0। अगर आपकी वॉल्व बड़ी है लेकिन वो नॉन इंसुलेटेड है, बड़ी वॉल्व है बट वो नॉन इंसुलेटेड है, वॉल्व जैसे कुछ कैपिलरी ट्यूब है, एमबी कैपिलरी ट्यूब है, नॉन इंसुलेटेड है, तो क्या होगा, यहाँ से आपका हीट ट्रांसफर होगा, क्यू एम ऑटो प्लेट से हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर को आप 0 नहीं कर सकते, तो Q इज इक्वल टू del H, ठीक है। अगर आपकी वॉल्व नॉन इंसुलेटेड है लेकिन बहुत स्मॉल है, इफ यू आर हैविंग वेरी वेरी स्मॉल वॉल्व, तो स्मॉल वॉल्व की खासियत ये है कि हीट ट्रांसफर तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। इफ द वॉल्व इज वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, तो हीट ट्रांसफर तो आपका वैसे भी 0 हो जाएगा, तो ये डेल्टा H इक्वल टू 0। यूजुअली हम इसलिए ना जहां पर भी थ्रॉटलिंग वॉल्व यूज करते हैं, जो प्रोसेस जो कहलाती है दैट इज कॉल्ड एज आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। आइसेंथैल्पिक है बाय डिफॉल्ट, हम ये मान के चलते हैं कि वो उसमें इंसुलेशन है या फिर उसमें हीट लॉस नहीं हो रही है, लेकिन अगर प्रॉब्लम में हीट लॉस देता है, यू नीड टू कंसिडर दिस। मैं जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूँ इसमें कंडीशंस बहुत मायने रखती है थर्मोडायनामिक्स, है ना। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि आपने अपनी शॉर्ट नोट कॉपी में आपने फॉर्मूला लिख लिया और उसको रट लिया कि फॉर थ्रॉटलिंग वॉल्व डेल्टा H इज इक्वल टू कांस्टेंट, डेल्टा H इज इक्वल टू कांस्टेंट, और उधर उसने Q की वैल्यू दे दिया, आपने डेल्टा H इज इक्वल टू 0 कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, खत्म हो जाएगा खेल। आ रहा समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ सब कंडीशंस के साथ बता रहा हूँ, उसको कंडीशंस के साथ ही पढ़ना है, और जब आप नोट्स में लिखेंगे, शॉर्ट नोट्स में भी लिखेंगे, तो कंडीशंस के साथ ही लिखना है, करेंगे, ठीक है, राइट। तो फिर से कंक्लूड कर देता हूं, फॉर स्मॉल थ्रॉटलिंग वॉल्व क्या लिखा हमने, डेल्टा H इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर मेरी गैस एक आइडियल गैस है, डेल्टा H इज इक्वल टू 0, डेल्टा H इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, सिंस H इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, तो डेल्टा T भी आपका 0 हो जाएगा, यस, है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। और अगर वो आइडियल गैस है, अगर डेल्टा T इज इक्वल टू 0 है, तो ऑब्वियसली आपका P into V इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यू कैन से T1 V1 इज इक्वल टू P2, ठीक है। ये क्या कंडीशन के साथ लगाया हमने, ये हैव अप्लाइड द कंडीशन दैट इफ द गैस इज एन आइडियल गैस, ये अगर आइडियल गैस है तो आपका डेल्टा T तो वैसे भी 0 हो रहा था, यहां तक कि चाहे कोई भी गैस रहे, ये तो आपका हो ही रहा है, डेल्टा H इज इक्वल टू 0, डेल्टा T इज इक्वल टू 0, ये हमने ऑलरेडी देखा है ना। अगर आपका गैस अगर आइडियल गैस है या नॉन आइडियल गैस भी है, तो आपका डेल्टा H इज इक्वल टू 0 आता है, तो डेल्टा T जो रहेगा वो आपका 0 रहता है, ठीक है, राइट। अगर वो आइडियल गैस है तो PV इज इक्वल टू RT होता है, आइडियल गैस के अंदर PV इज इक्वल टू RT, T डेल्टा T 0, तो T आपका कांस्टेंट हो गया, मतलब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, तो आपका एक और फॉर्म क्या मिल गया, P1 V1 इज इक्वल टू P2, ठीक है। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस के लिए या थ्रॉटलिंग डिवाइस के लिए यू कैन से डेल्टा H is equal to 0, डेल्टा T is equal to 0, P1 V1 is equal to P2 V2, और इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं, I can also say डेल्टा U is equal to 0। Now ये कैसे हुआ, because U is also a function of temperature only, U भी जो है वो भी आपका सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, तो अगर आपका टेम्परेचर चेंज 0 है, यस, तो आपका del U भी 0 होगा, करेंगे, ठीक है।
So for a small throttling word, for an ideal gas, delta H0, delta T0, delta T0 है तो delta U0, delta UV0 है, and PV is equal to constant, so P1 V1 is equal to P2 V2. How is this clear? Yes. Okay. So this is about the throttling devices. ठीक है. Next application है आपका मिक्सिंग चैम्बर. Yes. मिक्सिंग चैम्बर. Now here we are having two different gases. दो अलग अलग gases यहाँ पर enter कर रही है. पहली जो गैस है that is, let's suppose the mass is m1, ठीक है, and second gas the mass is, let's suppose, m2. The velocity of first gas is, let's suppose, v1, velocity of second gas is, let's suppose, ठीक है, और फाइनल जो बाहर निकल रही है, मिक्सिंग चैम्बर, मतलब दो डिफरेंट गैसेस आ रही है, गैस ए एंड गैस बी, या गैस 1 एंड गैस 2, और फाइनली ये बाहर निकल रही है यहाँ से, मास फ्लो रेट इज m3 एंड वेलोसिटी इज v3. How the arrangement is clear? मिक्सिंग चैम्बर है, दो डिफरेंट गैसेस आ रही है, मिक्स होके फाइनली यहाँ तक, ठीक है. एंथैल्पी भी लिख देता हूँ. इसकी एंथैल्पी लेट्स सपोज h1, इसकी एंथैल्पी लेट्स सपोज h2, और इसकी एंथैल्पी लेट्स सपोज h3. ठीक है. लगाओ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन मिक्सिंग चैम्बर में. क्या बोलता है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन? Q इज इक्वल टू डेल H प्लस डेल काइनेटिक एनर्जी डेल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. सो दिस इज द मेन इक्वेशन. अब यहाँ अगर आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी है, v1 v2 दिया है, तो आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो, डेल्टा एच लगा सकते हो, क्यू लगा सकते हो. कुछ एक कंडीशन अगर मैं लगाऊं, इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नेग्लेक्टेड, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो नेग्लेक्टेड, और वर्क डन तो ऑब्वियसली आपका जीरो हो गई, बिकॉज़ दिस इज अ मिक्सिंग चैम्बर, कोई शार्प वर्क तो है नहीं आपका. ठीक है. इस कंडीशन में आपको क्या मिल जाएगा? सो इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन व्हाट यू विल गेट इज दिस q इज इक्वल टू डेल h. यस. ठीक है. फर्दर एक और कंडीशन अगर मैं लगाऊं, इफ दिस पर्टिकुलर मिक्सिंग चैम्बर इज इंसुलेटेड और इंसुलेटेड मिक्सिंग चैम्बर, क्या लिख सकते हैं? क्या हो जाएगा? दिस q इज इक्वल टू 0, डेल्टा h, डेल्टा कैपिटल H इज इक्वल टू 0, टोटल चेंज इन एंथैल्पी रिमेंस 0. ओके. नाउ व्हाट इज दिस टोटल चेंज इन एंथैल्पी? ये क्या है आपका? टोटल चेंज इन एंथैल्पी कितनी है बताओ? फाइनल एंथैल्पी कितनी है? m3 into s3. yes, m3 into s3. this is the final enthalpy. डेल्टा h क्या है? h2 minus h1. h2 minus h1 is equal to 0. h2 कितना होगा? फाइनल एंथैल्पी m3 into s3 माइनस इनिशियल एंथैल्पी क्या है? इन दोनों का सम, मतलब यहाँ की एंथैल्पी आपकी ये वाली एंथैल्पी प्लस ये वाली एंथैल्पी. यहाँ है मास m1, एंथैल्पी है h1, मास m2, एंथैल्पी है s2. टोटल एंथैल्पी तो कितना हो जाएगा? m1 into h1 plus m2 into s2. this is equal to 0. is clear? yes. ठीक है. फर्दर आप क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट इज m1 h1 plus m2 s2 is equal to m3. again I'm repeating it again and again. ये सारी चीजें कंडीशनल हैं, और कंडीशन हमने इसमें क्या लगाई है? that this particular mixing chamber is insulated chamber. यहाँ पर कोई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं है, कोई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वो सब हमने नेग्लेक्ट किया है. तब फाइनली हमको क्या मिला है? m1 h1 is equal to m2 s2 is equal to s3. सॉरी, m1 h1 plus m2 s2 is equal to m3 s3. How this makes sense?
यस, ठीक है। अगर मान लो कि आपको काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी रहती है, यू नीड टू कंसीडर इट। आपको तो इसलिए मैंने बताया ना, मेन जो इक्वेशन है वो आपका ये वाला, दिस इज योर पेरेंट इक्वेशन, ये आपका पेरेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमेशा याद रखना है ना, इसी इक्वेशन में ही आपको हमेशा कंडीशंस लगानी है, ठीक है। तो अगर कोई कंडीशन नहीं भी समझ में आ रही तो आप इसी इक्वेशन से शुरू करिए। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस कुछ दिए नहीं दिए, उसको निगलेक्ट कर दो। पोटेंशियल एनर्जी दिए हैं नहीं दिए, निगलेक्ट कर दो। इंसुलेटेड अगर दिया है तो क्यू को निगलेक्ट कर दो, गेटिंग दिस, ठीक है। एंड फाइनली यू विल गेट दिस, सिंपल चीजें वो, यस, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स दिस पर्टिकुलर स्टडी फ्लो प्रोसेस। इसके बाद हम अनस्टडी फ्लो प्रोसेस में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस हम पढ़ेंगे, एंड देन विल बी सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस। ओके, सो विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।